नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। देश में कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। अब सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोरोना की रोकथाम के लिए टीका लगाने की अनुमति दे दी है। साथ ही 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज भी इसी दिन से लगनी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर माथापच्ची जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी 19 मार्च को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। पार्टी द्वारा बनाए गए पर्यवेक्षकों को 19 तारीख को देहरादून भेजा जा सकता है, जहां वह विधायकों से चर्चा कर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 20 मार्च को नए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान न केवल मुख्यमंत्री बल्कि मुख्यमंत्री की संभावित कैबिनेट को लेकर भी खासा मंथन करने में जुटा हुआ है। इसलिए ज्यादातर नेता दिल्ली की राह पकड़ चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने को लोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व महाप्रबंधक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल को रामकृष्ण को 28 मार्च को भौतिक रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार स्पीकर से भिड़ गए। नीतीश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इसका कारण भी बहुत ही विनाशजनक रहा। जी हां, आपको बता दें कि मंत्री विजेंद्र यादव से कही इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गुस्से में आ गए। आरोपियों की अब तक कुर्की जब्ती होने अथवा नहीं हो पाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी, तो स्पीकर ने 2 दिन बाद इस मामले पर जानकारी जुटा करने की बात मंत्री विजेंद्र यादव से कही। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गुस्से में आ गए। नीतीश कुमार बेहद आक्रामक अंदाज में बोलने लगे और इसे संविधान की और सदन की परंपरा की विपरीत बताया। नीतीश ने कहा है कि रोज रोज एक ही बात नहीं उठाना चाहिए। ये मामले जब समिति के पास है तो उसकी रिपोर्ट आने दे, लेकिन इससे पहले आप सदन में जवाब नहीं मांग सकते। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले भगवंत मान ने लोकसभा सांसद के पद से सोमवार को इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे भगवंत मान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इससे पहले भगवंत मान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सहित कुल 59 सदस्यों ने सोमवार को 12वीं मणिपुर विधानसभा को सदस्य के रूप में शपथ ली है, जिसके लिए 28 फरवरी और 5 मार्च को चुनाव हुए थे और 10 मार्च को परिणाम घोषित किए गए थे। प्रोटेम स्पीकर सोरोखैबम राजेंद्र सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सत्ता और भाजपा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखी और मणिपुर में पहली बार भगवा पार्टी ने 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटें जीतकर अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। प्रतिदिन लगभग 300 रुपये कमाने के साथ सरिता और सायरा उन सैकड़ों महिलाओं में शामिल हो चुकी हैं जो अपने परिवार का आय स्रोत खत्म होने के बाद अब अपनी मेहनत के बलबूते आराम से परिवार का भरण पोषण कर रही है। इन महिलाओं ने अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए संघर्ष का एक लंबा सफर तय किया है। यह महिलाएं भारत भर में उन लाखों ऐसे मजदूर के समान 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी जो अचानक कोविड-19 के कारण लोग लॉकडाउन में प्रभावित हुए थे। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो वह उनके पति बेरोजगार हो चुके थे और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जवाहर सिलाई केंद्र के तहत फाउंडेशन ने भीलवाड़ा, कोटा और अलवर सहित राजस्थान के कुछ हिस्सों में 500 से अधिक महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को केंद्र सरकार को चीन में कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चीन से लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चीन में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। जब दुनिया भर में कोविड के मामलों में कमी आई है तो चीन में कोविड के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना वायरस भी यहीं से शुरू हुआ था। हाल ही में सभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए गांधी परिवार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए पीएलसी प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सीडब्ल्यूसी अपनी हार को शालीनता से स्वीकार करने के बजाय उनको दोष दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न केवल पंजाब में बल्कि यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी हार गई है और पार्टी की शर्मनाक हार के लिए गांधी परिवार को पूरी तरह से दोषी ठहराया जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि पूरे देश के लोगों ने गांधी के नेतृत्व में विश्वास खो दिया है।
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कोविड लहर के दौरान कम से कम 177 हेल्थ केयर वर्कर की मौत हुई थी। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि कोविड से हुई हेल्थ केयर के मामले में सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी, लेकिन बीते 2 साल के दौरान सिर्फ 8 हेल्थ केयर वर्कर के परिवारों को ही अभी तक मुआवजा दिया गया है। वैसे सरकार कई मौकों पर दावा करती रही है कि उसने 17 और 13 परिवार को मुआवजा दिया है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी ने सारी सच्चाई सामने रख दी है। आरटीआई के तहत मिले जवाब के मुताबिक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसे मुआवजे के लिए 40 आवेदन मिले थे, जिनमें 8 को मजदूरी दे दी गई है, जबकि 26 अभी विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा सोमवार शाम पूरा हो जाएगा। दिल्ली दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इन मुलाकात में ही उत्तर प्रदेश में बनने वाली सरकार की नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल की सूची के तकरीबन ज्यादातर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने तकरीबन उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ कर दी है। सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की पद के शपथ के साथ ही जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए कि उसमें कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। भाजपा से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पिछले मंत्रिमंडल के कई सदस्य इस बार बाहर का रास्ता भी देख सकते हैं। हालांकि कुछ मंत्री तो चुनाव भी नहीं जीते हैं। सूत्रों का कहना है कि अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि योगी सरकार के पूर्व मंत्री जो इस बार चुनाव जीते हैं, उनमें से कईयों की इस बार फिलहाल शुरुआती चरण में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है। और इस दौरे में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से साथ मिलकर चेहरे पर चर्चा की है। देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं 27 मार्च से दोबारा शुरू हो जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। सिंधिया ने यह घोषणा प्रश्नकाल के दौरान जब 1 महीने के अंतराल के बाद बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है। सिंधिया ने कहा है कि सभी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 27 मार्च से 100% क्षमता के साथ संचालित होगी, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस की स्थिति में अब सुधार हुआ है। दुनिया में कोरोना वायरस महामारी की एक और लहर शुरू हो चुकी है। चीन और यूरोप से आ रही खबर तो इसी और संकेत कर रही है। दरअसल चीन में 2 साल बाद कोरोना के रिकॉर्ड केस आए हैं। इसके बाद वहां के 2 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगना पड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन लगाने से यहां यूरोपीय देशों से खबर है कि यहां एक बार फिर कोरोना जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड की 5वीं नवगठित विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा कालाढूंगी विधानसभा से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को नई सरकार में विधानसभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न होने तक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 180 के तहत राज्यपाल द्वारा भाजपा के 7वीं बार के विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई। प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर द्वारा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। रूस व यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। इस दिशा में कोई सार्थक पहल भी होता नहीं दिख रहा है। अपने देश की बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव की वजह से अस्थिरता का माहौल था। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद इस स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तमाम चीजों के बाद भी कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे स्तर को बरकरार रखे हुए है। इसकी वजह से ही तमाम पड़ोसी देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत तेजी से बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 15 दिनों के अंदर पड़ोसी देश श्रीलंका ने इसमें 2 बार बदलाव कर दिया है। इसकी वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन में एक और कड़ी जुड़ गई है। ये दोनों पार्टियां फिलहाल बिहार के अलावा केंद्र सरकार में गठबंधन में है। अन्य राज्यों में इन पार्टियों के बीच अब तक कोई गठबंधन नहीं है। मणिपुर में जदयू ने तय किया है कि वो भाजपा को सरकार के गठन में अपना समर्थन देगा। जदयू ने तय किया है कि मणिपुर के हित में वह भाजपा को वहां समर्थन करेगा। मणिपुर में भाजपा बहुमत में है। जदयू वहां सरकार में शामिल होगी या नहीं, इस बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। जदयू से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पार्टी ने भाजपा को अपने समर्थन का लिखित पत्र सौंप दिया है। योगी सरकार ने रंगों के त्यौहार होली और शब-ए बारात शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। अपर मुख्य सचिव गिरा अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार देर रात इस सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई जिलों में होली तथा शब-ए बारात के पर्व एक साथ 19 मार्च को मनाए जाएंगे। इसके लिए संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन समिति व शांति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अग्नि सुरक्षा हेतु फायर ब्रिगेड को समुचित स्थान पर तैनात रखने का निर्देश दिया है।
पंजाब विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। देश के 2 राज्य में सत्ता चलाने वाली पार्टी के पश्चिम बंगाल के इंचार्ज संजय बासु ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में साल 2023 में होने वाली पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी भी भागीदारी करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान की तरफ से इसको लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। जी हां, हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के चेहरे पर प्रचंड जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 92 सीटें जीतकर राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। यदि यही ट्रेंड रहा तो आज का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन साबित हो सकता है। इसका अंदाजा सुबह को देखकर ही लगाया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि आज की सुबह का तापमान करीब 20 डिग्री है, जो इस वर्ष का सुबह के समय दर्ज किया जाने वाला सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यह क्रम पूरे दिन जारी रह सकता है। इसकी वजह से पारा तेजी से ऊपर जाएगा। हालांकि हवा की दिशा में कोई बदलाव नहीं होता दिख रहा है। कभी दक्षिण पश्चिम तो कभी उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलती रहेगी। इस दौरान आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।